नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत की ओर से की जाने वाली रक्षा खरीद की, रूस यूक्रेन युद्ध की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा की और चीनी सेना की ओर से इस्तेमाल की जा रही एआई तकनीक की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 54,000 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें कौन कौन से रक्षा जो उत्पाद हैं वो प्रमुखतः शामिल है, तो हमारा सवाल ये है। दूसरा, इसके अलावा CCS ने AT-AGS की खरीद के लिए 7,000 करोड़ रुपए के सौदे को भी मंजूरी दी है। इसे कैसे देखते हैं आप? आज मैं पढ़ रहा था खबर कि कल भी शायद 6,000 करोड़ रुपए के कुछ उत्पादों की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ सवाल ये बनता है सर कि जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी खरीद के जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ये सब क्या दर्शा रहा है? बिल्कुल नीरज जी, देखिए अभी जो आपने कहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जी जो डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, उन्होंने 20 तारीख को 20 मार्च को जी ये 54,000 करोड़ का जो है रक्षा खरीद की मंजूरी दी है। और उसके साथ ही जो आप बात कर रहे थे कल परसों में, ये भी बताया गया कि तकरीबन 24 बिलियन डॉलर का जो है रक्षा उपकरण अपने देश में बने हैं। जी एक्सपोर्ट तो पता ही है, हमने 30,000 करोड़ का टारगेट है बाकी। लेकिन सवाल वही आता है जो आपने कहा कि इतना अगर आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो ये क्यों ये चीज़ हो रही है। लेकिन इसमें देखिए 54,000 में से काफ़ी कुछ तो है कि भारतीय कंपनियों को दिया गया है, जी चाहे वो HAL है, चाहे वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, जी उनको दिया गया है। और जो मुख्य चीज़ें हैं इसमें जिनके ऊपर ये बात हुई है, इसमें उससे पहले देखिए जो रक्षा बजट इस साल था जी उसमें 6 लाख करोड़ के आसपास का रक्षा बजट है, जी जिसमें कि तकरीबन 1.48 या आप राउंड फिगर अगर करें तो हम कहें कि 1.5 लाख करोड़ जो है जी वो कैपिटल आउटले के लिए है, जी कैपिटल खरीद के लिए है। तो उसी का ये पार्ट है जो कि ये लिया गया है। और इसमें देखिए कि जो मुख्य चीज़ें हैं जी इसमें इसमें है कि एक इंजन 1350 हार्स पावर का इंजन लिया जाएगा, जी जो बेसिकली T90 टैंक्स को अपग्रेड करने के लिए है। अब ये T90 टैंक्स आपको पता है, देखिए रूस से लिया गया था काफ़ी पहले, 2000 आई थिंक 7 से शुरू होकर 19 तक आते रहे ये टैंक्स। और बेसिकली इनको अपग्रेड करना ज़रूरी इसलिए है कि ये टैंक्स हाई एल्टीट्यूड में नहीं काम कर पा रहे हैं, जी जो हमारी अभी मुख्य ज़रूरत है चीन के खिलाफ। जी तो उसके लिए अपग्रेड करना ज़रूरी है। और देखिए इसके साथ हम सबको पता है कि हमारे यहाँ अर्जुन मेन बैटल टैंक बनना शुरू हुआ था कई साल पहले भारत में। और वो अर्जुन टैंक इस हिसाब से था कि वो मेन बैटल टैंक होगा, जी वो लाइट होगा, हर जगह काम करेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसकी काफ़ी कमियां थी। पहले था कि 40 टन का टैंक होगा, जी कहीं भी हम ले जा सकेंगे, हाई एल्टीट्यूड और बाकी इलाके में भी काम करेगा, आराम से ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा। लेकिन वो करते कराते 62 टन का हो गया। जी आप देख लीजिए कितना ज़्यादा उसमें फ़र्क है। उसके जो फायर कंट्रोल मोबिलिटी भी काफ़ी डाउटफुल थी, मोबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी जो चाहिए, जी चाहे डेजर्ट्स में, चाहे प्लेन्स में, चाहे एल्टीट्यूड में। फायर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स भी उसके बहुत अच्छे नहीं थे उन्नत किस्म में जो इस समय चाहिए। तो इसलिए जो है इसकी ये ज़रूरत पड़ी। और T90 भी देखिए बहुत पुराना है, मैं कह रहा था वो 2006-07 में हमने लिया था, मुझे याद है। आई थिंक ये 2001 का मॉडल है जी जो रूस के पास बना था। उसके अपग्रेड हुए, मार्क 1 मार्क 2 3 तक भी आए हैं उसमें। और हमने लास्ट जो लिया था वो 2019 में लिया था। लेकिन उन सबको अपग्रेड करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये उतने काम नहीं कर पा रहे हैं। ये बेसिकली प्लेन्स और डेजर्ट्स के लिए तो ठीक थे, हालांकि ये भी मॉडर्न नहीं है उतने, जी लेकिन अपग्रेड होकर के अच्छे हो सकते हैं। और इसी की इंजन्स लेने की मुख्य है जिससे कि इसको अपग्रेड किया जा सके, इसके फायर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकें। और T90 को हम भीष्म नाम दिया था हमने अपने यहाँ। तो दूसरा है
इसमें इसके साथ ही और भी हैं, जैसे आपने आर्मी टैक्टिकल जो आर्टिलरी गन सिस्टम की बात की, अटैक सिस्टम बहुत पुराना है, बाकी कई देशों में है ये, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि ये हमारे देश में ही बन रहा है जी। इसमें L&T भी हैं, टाटा जो एडवांस सिस्टम्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं और वो बना रहे हैं इस समय। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात होती है, जैसे आप मैं अर्जुन की बात कर रहा था टैंक की, जी। ये टैंक बनने में सालों लग गए। जी। वो कहा तो ये जा रहा है कि ये टैंक इंडक्शन से पहले ही ऑब्सलीट हो गए हैं, ओहो। जी। क्योंकि उस लेवल के हैं नहीं। जी। तो सबसे बड़ी हमारी आत्मनिर्भरता की अगर बात करते हैं जी। तो कमजोरी इसमें है, जिसको दूर करना जरूरी है। जी। कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी। दूसरा जो है इसमें जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है जी। वो भी तो बदलती रहेगी। अब 20 साल तक अगर आप वही लेके चलेंगे जी। तो अब देखिए, पहले हमारा फोकस होता था पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर, जी। अब हमारा मेन फोकस हो गया है ईस्टर्न बॉर्डर्स। जी। तो नेचुरली ये तो चीज़ें जो सिचुएशन स्ट्रेटजिक सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहेंगी। तो ये भी चीज़ उसके अंदर मतलब अपग्रेडेशन या तो इनको खुद करना चाहिए जी। देखते हुए, तो वो चीज़ उसकी कमी है। तो इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी था। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कह तो रहे हैं आत्मनिर्भर, लेकिन कई पार्ट्स, मेन पार्ट्स मैं कहूँगा हम बाहर से ले रहे हैं। जी। आप चाहे ये ले लीजिए, टैंक से ले लीजिए, चाहे आप अपना जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ले लीजिए। जी। इसकी वजह से आप देखिए, तेजस की वजह से 2 साल से जी इंजन नहीं आया, जी। उसकी वजह से रुका हुआ है। जी। अभी है कि शायद 2 इंजन अभी आएंगे, 12 नेक्स्ट ईयर आएंगे और जी। फिर चलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको कि हम आत्मनिर्भर कह तो रहे हैं, लेकिन कितना होगा ये तो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह तो है इस पर। जी। जो आपने आर्टिलरी की बात की, ATAGS जिसकी हम बात कर रहे थे आप, जी। वो जो है 6,900 करोड़ उसमें है। और ये भारत फोर्ज और टाटा जो मैंने कहा था एडवांस सिस्टम्स मिल के बना रहे हैं। जी। इसमें भी करीब 70-80% इंडिजिनस है, कुछ पार्ट्स बाहर से होंगे जिन्होंने टाइप किया हुआ है। 155 मिलीमीटर कैलिबर है। अब इसमें भी देखिए, बोफोर्स 1989 में आई थी, जी। उसके बाद हमारे पास कोई गन नहीं आई। जी। और वो काफ़ी पहले, इनफैक्ट हमें देने के बाद ही शायद सिस्टम भी, फैक्ट्री भी बंद हो गई थी। जी। जी। पहले यूरोप में थी, बाद में अफ्रीका में वो ट्रांसफ़र हुई थी, वहाँ से एमिनेशन वगैरह वहाँ से आ रहा था। तो उसमें हर एक में उसमें चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं आगे। इस बीच में हमने कुछ अमेरिका से इंपोर्ट भी किया है जी। हाउइट्जर्स, जिसकी हमें ज़रूरत है, खास करके अगेन वही ईस्टर्न फ्रंट पर। तो इसके लिए ये भी एक अच्छी पहल है कि ठीक है, एटलीस्ट ये इंडिजिनस तो है और उससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नहीं तो फॉरेन डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती थी उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर है तो मुझे लगता है कि जैसे हम सभी कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम बल्कि ज़्यादा अच्छा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, जो कि अभी भी हम इंजन और बाकी पार्ट्स में रुके हुए हैं। जी। नेवी के लिए भी देखिए, जो जो टॉर्पीडोज़ नए बने हैं, वरुणास्त्र जो टॉर्पीडोज़ हैं, उनके लिए जी। ये इसमें है प्रोविज़न, और ये भी इंडिजिनस है। और ये नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब जो है DRDO ने, उन्होंने डेवलप की है, जो कि ये बनाई जा रही है। तकरीबन 8 मीटर लंबी है, तकरीबन 156 मिलीमीटर या 15 सेंटीमीटर का इसका है डाया, 53 सेंटीमीटर का, 40 किलोमीटर की रेंज है। बट है बहुत इफ़ेक्टिव सिस्टम एक है। वॉरहेड 250 किलोग्राम तक का ले जा सकता है। तो इफ़ेक्टिव सिस्टम है। मैं नहीं कहूँगा कि जो दुनिया में है उसमें बहुत उन्नत है, बट एक उन्नत में आता है, जिससे अच्छे भी हैं, बट कुछ तो हमारे पास आएगा ही। एयरफोर्स के लिए बेसिकली एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, उसकी हमारे पास काफ़ी कमी थी। उसके लिए है तकरीबन, जिसमें नेत्रा की बात हम पहले कर चुके हैं। नेत्रा सिस्टम है जिसको लेकर के ये करीब 12 सिस्टम आने हैं। अभी 6 नेत्रा बेस्ड होंगे और 6 जो हैं अभी एयरबस आई थिंक A321 उसके बेस पर होगा।
और ये डेवलप करेंगे। पहले हमारे पास टोटल 6 ही थे, जिसमें 3 नेत्रा बेस थे और 3 और थे, तो इसकी काफ़ी कमी थी हमारे पास। और आर्टिलरी की जो अटैक की बात कर रहे थे, देखिए हमारे पास सबसे बड़ी कमी है कि 30 किलोमीटर रेंज से लेकर के उसके बाद करीब 100-120 किलोमीटर रेंज लीजिए, उसके बीच के लिए कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं था। जी। हमने पिनाका सिस्टम डेवलप किया, वो भी 40-45 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं था। जी। स्मर्च हमने जो रशिया ने खुद यूज़ कर रहा था इस लड़ाई में यूक्रेन के साथ, तो हमने काफ़ी पहले लिया था। बहुत पुराना सिस्टम है लेकिन अच्छा सिस्टम था, लेकिन हमारे पास इंडिजिनस कुछ नहीं था। और ये एक सिस्टम है जो कि एल&टी और टाटा एडवांस अगेन मिल करके बना रहे हैं। तकरीबन 48 किलोमीटर का मिनिमम रेंज होगा, जो ऑलरेडी कह रहे हैं कि 70 किलोमीटर तक एनहांस हो जाएगा, और बाद में एम है कि 120 किलोमीटर तक इसको रेंज एनहांस किया जाए। जी। तो उस बेसिस पर है, प्रिसीजन सिस्टम होगा, बहुत ही प्रिसीजन गाइडेड सिस्टम्स होंगे, और तकरीबन 307 ऐसे गन्स का ऑर्डर है इसमें, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ चीज़ों की जो मैंने बताया, इसमें और भी छोटे मोटे काफ़ी आइटम्स हैं। जी। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ एक और इसके साथ जुड़ी है कि रिफॉर्म्स भी इसमें किए गए हैं। जी। कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं जो अभी मीटिंग थी, जो बहुत ज़रूरी था, खास करके प्रोक्योरमेंट के लेकर के। पहले देखिए होता था, अभी इन्होंने जो टाइम कट डाउन किया है, अदरवाइज़ जो अभी इन्होंने किया कि 54,000 करोड़ का दे दिया, अब इनको सालों लग जाते थे इन आइटम्स को आने में। तो AON जो होता था, AON एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जो इन्होंने दिया 54,000 करोड़ का, वो लेने के बाद फिर भी कई साल लग जाते थे। फिर आपका कैपिटल बजट इस साल का लैप्स हो गया, फिर अगले साल आप अलग लीजिए, तो ये सिस्टम चलता रहता था। और अभी जो इन्होंने टाइम कम किया है, इन्होंने अभी किया है कि जो टाइम है प्रोक्योरमेंट का, वो जो पहले करीब 96 वीक्स होता था, जी। उसको 96 में तकरीबन 2 साल ले लीजिए, पौने 2 साल, जी। उसको कम करके इन्होंने बोला कि नहीं 24 हफ्ते में होगा। जी। तो एक ये अच्छी पहल है। और जो पहले AON होता था, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, उसके बाद RFP बनता था, जी। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो भी होता था, उसमें भी टाइम लगता था। अब इन्होंने बोला है कि ये दोनों काम एक साथ होंगे, जी। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और फील्ड एवोल्यूशन ट्रायल्स जो होता था, जैसे मान लीजिए हम माइनस हाई एल्टीट्यूड एरिया में होता था, लद्दाख में होता था माइनस टेम्परेचर में, फिर हम प्लस टेम्परेचर में आते थे, वहाँ -50 है, यहाँ राजस्थान में +50, अब तो खैर प्लेन्स में भी +50 होने लगा है। जी। तो उन टेम्परेचर में भी ट्रायल्स होता था, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता था। हालांकि वो ट्रायल ज़रूरी भी है, तो उसको भी इन्होंने कहा कि ये कम करेंगे और सिमुलेशन मोड में करेंगे ज़्यादातर, जी। कि उससे भी पता लग जाएगा कि क्या है। और जो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन है, वो अगेन घूमता रहता था। जी। पहले लोअर लेवल स्टार्ट होकर के ऊपर तक जाकर फिर मिनिस्ट्री एंड बाकी सब जगह तक जाता था। उसको भी उन्होंने जो उसका टाइम कम किया है, तेज़ किया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जो एक CNC है, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी, जो कि फाइनलाइज करती है कॉन्ट्रैक्ट, वो जो है विदिन 6 महीने के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करें। जी। नहीं तो आप पहले देखते थे हम कि एक चीज़ शुरू हुई और वो 8-10 साल 12 साल लग जाते थे, चीज़ होती नहीं थी। जी। अब लेकिन इसके साथ देखिए कई फ्यूचर ऑर्डर्स हैं जो अभी हम बात कर रहे थे। रफ़ाल देखिए, रफ़ाल हमने खरीद रहे हैं हम फ्रांस से, नेवल वर्जन के लिए भी वो भी अभी आना है जी। रफ़ाल। उसके बाद आपके प्रेडेटर ड्रोन्स जी। अमेरिका से MQ-97 की बात हो रही थी, वो भी है। स्कॉर्पियन सबमरीन्स बन रही हैं जी। अगेन जर्मनी और के साथ। फिर जो एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, वो भी है, हालांकि ये भी इंडिजिनस होगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं जो इंडिजिनस हैं, कुछ पार्ट ज़रूर अगेन बाहर के हैं। इंडिजिनस के अगर मैं कहता हूँ, मतलब ये मान के चलिए कि उसमें 60-70% है, कहीं में तो कुछ पार्ट्स बाहर के हैं। जी। पिनाका, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, रॉकेट सिस्टम L&T एंड टाटा उसकी बना रहे हैं, उसकी भी रेंज काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। एक K9
वज्र एसपी हावित्जर जी ये भी पाइपलाइन में है जो ऑल टेरेन टाइप का होगा, ये गन समथिंग लाइक जो अच्छा वर्जन होगा बोफोर्स का भी। जी तो ये सब चीज़ें पाइपलाइन में हैं। और जो रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि तकरीबन 65% जो रक्षा उपकरण हम अपने देश में बना रहे हैं। जी बट देखिए ये सब छोटे मोटे उपकरण हैं, आपको पता है हमने राइफल भी इंपोर्ट की थी अमेरिका से। जी तो कमी तो है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा है, एयरक्राफ्ट से लेकर के राइफल से लेकर हर एक चीज़। बट अगर 65% है तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर हमने इंडिजनाइजेशन 70% कर ली, 80% कर ली, तो ये भी एक मैं कहूँगा बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है। और ख़ास करके मेक इन इंडिया अगर हो रहा है जी यहाँ पर असेंबल करके उसके बाद मेक इन इंडिया, तो ये भी एक अच्छी पहल होगी आगे के लिए। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है, इन्होंने जो ये टाइम कट किया है प्रोसीजरल, जी और दूसरा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट किया है वो। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है जी कि डिले ना हो। जो ये डिले हो रहा है कि अब चूंकि इंजन नहीं मिल रहा है तो हम डिले कर रहे हैं। जी अगर हमको पहले पता है तो ये चीज़ हमें कॉन्ट्रैक्ट से पहले करना चाहिए। जी तो इस तरह के डिले नहीं हो और एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो एट द वो भी उसमें नहीं छोड़ा जाए सिर्फ मिनिस्ट्री में। जी ये जो यूजर्स हैं उनके ऊपर छोड़ा जाए, जी चाहे वो आर्मी चीफ, एयर चीफ, सीडीएस, इनके ऊपर छोड़ा जाए कि मॉनिटरिंग टोटली ये करें कि ये समय पर हो। नहीं हो तो फिर वो और भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको देखें, देश के अंदर या बाहर। जी एक सवाल सर इसी से संबंधित और है कि हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर ही 3 ऐसी खबरें आ गई कि हजारों करोड़ के सैन्य साजो सामान खरीदे जाएंगे। एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई युद्ध की तैयारी चल रही है या हर तरह की परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखने भर की कवायद है ये? नहीं देखिए, युद्ध की तो आप बात मतलब वो कभी भी हो सकता है, वो हम कह नहीं सकते युद्ध कब और कहाँ हो जाए। जी लेकिन तैयारी सबसे बड़ी चीज़ जी। है। और आप देखिए हम तो अभी कर रहे हैं, आप देखिए यूरोप का क्या हाल है। जी जो 1-1.5% जीडीपी का चल रहे थे, अब तो 5% पर आ गए हैं। जी उन्होंने ऑलरेडी बिलियंस, उन्होंने अभी तो मैं जो देख रहा था $630 बिलियन तो ऐसे ही कह रहे हैं वो, जी जो उनको लगाना पड़ेगा। जी तैयारी करने के लिए कर रहे हैं कि तैयारी होगी तभी जो है ऐसे रह पाएंगे आगे। जी तो जो सिचुएशन हमारी है, हमारे सब ने, आप चाहे रक्षा मंत्री लीजिए, चाहे सीडीएस, चाहे चीफ्स, ये बोल चुके हैं कि हमें तो जो 2 फ्रंट वॉर की हम पहले सोच रहे थे वो हमारे सामने, हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जी और ये जो चीज़ें हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ी कमी है। आप देखिए हमारे 42 स्क्वाड्रन की जगह हमारे अभी सिर्फ 34-35 रह गए हैं। जी 32 ही रादर थे अब तो इस हिसाब से हम काफ़ी पीछे हैं जी अगर देखा जाए तो जी इन मामलों में। जी तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम तैयारी करके रखें। और युद्ध तो कभी भी आ सकता है। और ये भी इक्विपमेंट देखिए, ये नहीं है कि आज बात की और कल खरीद के हम रख लेंगे। जी डिलीवरी सिस्टम तो है नहीं कि आप मंगा लीजिए। जी सालों लग जाएंगे इन इक्विपमेंट्स को तैयार होकर के आने पर और यूज़ के लिए तैयार होने में, ट्रायल्स के बाद और बाकी चीज़ों के बाद जी इनकी लॉजिस्टिक्स और हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी। जी तो ये तैयारी है। मैं तो ये कहूँगा कि अभी की नहीं, अभी तो जो है हमें, जैसे सभी कहते हैं हमारे चीफ्स और बाकी लोग, कि भाई जो हमारे पास है उसी को देख के लड़ना पड़ेगा। जी लेकिन फ्यूचर के लिए है, जी। और ये फ्यूचर बहुत लंबा फ्यूचर नहीं बने, जी नज़दीक फ्यूचर में हो जाए, जी। वो सबसे अच्छी बात होगी। सर रूस यूक्रेन युद्ध में ज़मीनी हालात क्या हैं और संघर्ष विराम के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें कितनी सफलता मिली है? और अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले की एक खबर और देख रहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने भविष्यवाणी कर दी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्दी मर जाएंगे और ये युद्ध भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए ज़मीनी हालात हम हमेशा वही बात करते रहे हैं। जी जी और ज़मीनी हालात ये है कि युद्ध जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। जी और कैसा चल रहा था, जो पुतिन चाह रहे थे जी कि वो आगे बढ़ रहे थे, वो चल रहा है। जी इन्होंने अभी देखिए 2 दिन पहले इन्होंने एक मेन पोर्ट सिटी है यूक्रेन की, उस पर उन्होंने काफ़ी बड़ा हमला किया। जी खार्किव उसके ऊपर हमला किया, निप्रो सिटी वहाँ पर इन्होंने हमला किया है। जी और यूक्रेन ने भी बेलगरोद जो है सबसे नज़दीक, वही मिलता है इनको, 40 किलोमीटर बॉर्डर से है इनके, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया है। और जो
कर्स्क का एरिया है, वहाँ तकरीबन 90 से 95% ज़मीन वापस ले ली है इनसे, यूक्रेन से, जी रूस ने। और जो 4-5% हैं जिसमें इनके लोग हैं वो घिरे हुए हैं जी वहाँ पर। जी तो अब देखिए जेलेंस्की कर्ज की बात ही नहीं कर रहे हैं जी कि वहाँ पर जो लोग हैं वैसे ही पड़े हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। बल्कि कुछ समय पहले ट्रंप ने ज़रूर ये बोला था कि भाई वो उनको मारना नहीं चाहिए, उनको जो है युद्ध की तरह रखा जाए। तो पुतिन ने कहा था कि वो सरेंडर कर देंगे तो हम रखेंगे। जी तो एक ग्राउंड पर ये चल ही रहा है। और अभी भी जैसे मैं कह रहा हूँ पुतिन यही चाहते हैं कि ये चलता रहे। और जो 3-4 इलाके हैं, बखमुत है, पोक्रोस्क है, खार्किव है, इन इलाकों को ज़ैपोरिज़िया है और निप्रो वाला जो हम बात कर रहे थे, वहाँ पर वो कैप्चर कर लें, जी पहुँच जाएं। जी तो मुझे लगता है जब तक ये एम नहीं होगा तब तक वो चलते रहेंगे जी अपने उस पर। अब दूसरी चीज़ जो आई, जो बातचीत हुई 23, 24, 25 वहाँ रियाद में, दोनों डेलीगेशन थे, रूस के, यूक्रेन के और अमेरिका तो खैर है ही है बीच में। तो दोनों डेलीगेशन से अमेरिकन डेलीगेशन ने अलग अलग बात की, पहले रूस से, फिर यूक्रेन से, और ऐसे ये चलता रहा लगातार। 2 दिन के बाद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर और एक एडवाइज़र हैं जेलेंस्की के, वो थे रक्षा एडवाइज़र। और रूस के भी एक एफएसबी जो इनको सिक्योरिटी सर्विस है उसके थे, सीनियर, बहुत सीनियर ऑफिशियल। और एक इनके और थे कूटनीतिक थे जो कि पहले डिप्टी मिनिस्टर थे और बाद में वो यूके के वहाँ वो थे, एम्बेसडर भी थे। तो ये लोग वहाँ बातचीत कर रहे थे और उसमें ये तय हुआ था, पहले दिन की हुआ था कि भाई एनर्जी जो सेक्टर है उस पर हमला नहीं करेंगे। जी अब और 18 तारीख से इफ़ेक्टिव होना था 1 महीने के लिए। अब दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो एनर्जी पर अभी भी हमला कर रहे हैं। रूस कह रहा है कि इन्होंने हमारे एक ऑयल एनर्जी डिपो पर किया, और जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि रूस हमारे एनर्जी सेक्टर पर अभी भी हमला कर रहा है। जी तो बात वहीं की वहीं है। जो परसों वाली बात हुई थी 25 में, उसमें हुआ था कि जो इलाका है ब्लैक सी का, उसमें जो है आवाजाही चलेगी जी और उसमें जो मतलब मालवाहक जितने भी जहाज़ हैं उनकी शिप्स की आवाजाही चलेगी और ये वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे के शिप्स पर। ये बात हुई थी। और इसमें हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए 2023 के बाद वहाँ कोई मेजर अटैक नहीं हुआ ब्लैक सी में। जी उससे पहले 22-23 में ज़रूर हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, कोई मेजर अटैक्स नहीं हुए हैं और बीच में कुछ शिप्स चल भी रही थी। अब ये तो मुझे लग रहा है कि वो कहते हैं कि एक छद्म है ऊपर का कवर करने के लिए। मुख्य चीज़ क्या था कि रूस ने बोला कि हाँ हम तैयार हैं, लेकिन हमारी जो है ग्रेन एक्सपोर्ट्स होने चाहिए, ये सैंक्शंस हटने चाहिए हमारी शिपिंग पर, ग्रेन एक्सपोर्ट्स पर। हमारा इनका जो पहले इनकी लॉजिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे, इनकी शिप्स बाहर जाती थी, इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, वो सब कम होगा जब सैंक्शंस हटेंगे। और ये जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर, फिशरीज़ और इनसे इनका फर्टिलाइज़र और ये सब ग्रेन्स मेन हैं, सी फूड और बाकी चीज़ें हैं जिसको इनका बाहर बेचते हैं। इनका जो स्विफ्ट में जो पेमेंट है, इनके जो बैंक्स को वो लगा था, लेन देन बंद कर दिया था सैंक्शन लगा करके, वो जो है उठना चाहिए। और जब उठ जाएगा तब जो है हम इसको लागू करेंगे। जी तो एक तरह से आप अगर देखें, जो मैंने कहा कि ब्लैक्स में ऐसे ही ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, जी तो ये तो पुतिन की अपनी शर्त की बात आई और उनको इससे फ़ायदा होना है। और अमेरिका ने बोला है कि अगर वो तैयार हैं तो अमेरिका भी रिलैक्स करने के लिए तैयार है। जी तो ये चीज़ वहाँ पर चल रही है। और एक ज़रूर मुख्य चीज़ था प्रिजनर ऑफ वॉर का, जी उनको अदला बदली के लिए, वो तो ऑलरेडी चल रहा है, वो भी यूएई के ही मध्यस्थता से चल रहा है, पहले से ही चल रहा है, 2023 से चल रहा है, तो ये ऑलरेडी हो रहा है वहाँ पर। और देखिए यूएई, अब देखा जाए तो पहले लगता था कि रूस ने ही बोला था कि तुर्की का प्लान जो था, पीस प्लान अच्छा था, टर्की भी था कि हम बात करेंगे, लेकिन यूएई अब एक मेन बन गया है मध्यस्थता के लिए, अब ये विश्व पटल पर आ गया है। जी और अमेरिका भी यही चाहता था, यूएई भी यही चाहता था कि यूएई की जो है पावर वहाँ बढ़े जी उस इलाके में। और जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका रूस से भी अच्छे संबंध है कि ये ओपेक का मेंबर है और ऑयल प्राइसेज ये डिसाइड करते हैं।
तो इस वजह से जो है ये वहाँ पर बातचीत चल रही है। एक अच्छी पहल थी, लगा कि कुछ होगा, लेकिन जैसा हमने पहले कहा था कि पुतिन अपने एम को जो लेके चलेंगे इतनी जल्दी वहाँ से डेविएट नहीं होंगे। और 18 तारीख से देखिए, आज तो 8 दिन हो गया, 9 दिन, बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। अटैक्स तो जारी ही हैं, और ग्राउंड अटैक्स को जैसे मैंने कहा, अब यूरोपियन वेस्ट भी बहुत कम दिखा रहा है, और पुतिन तो कहीं बताते ही नहीं हैं, तो अपने आगे उसमें चलते ही जा रहे हैं। और जो ब्लैक सी का है, देखिए सेफ नेविगेशन, वो तो एग्री कर जाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा फ़ायदा रूस को होने वाला है। उनके फर्टिलाइजर्स इतनी ज़्यादा मात्रा में पड़े हुए हैं जो कि दुनिया में डिमांड है, यूरोपियन यूनियन खुद ही लेगा जी। फिशरीज और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी, और जो सिविलियंस एंड पीडब्ल्यूज का एक्सचेंज है, ये भी होना चाहिए, उससे भी फ़र्क पड़ेगा आपस में। लेकिन देखिए 2-3 मुख्य बातें हैं जो मैं वो करना चाहता हूँ कि एक्चुअली पुतिन क्या चाहते हैं। जी। पुतिन क्या चाहते हैं? पुतिन वही चाहते हैं जो इनका एम है, कि हम मेन जो सिटीज़ हैं, मेन एरिया ले लें, और यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बने, और रूस जो है वो डर दिखाता रहे यूरोप को। अब इसमें उनका एम है कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं, आराम से। इवन जो शांति वार्ता है, शांति प्रस्ताव पर ये एक साथ ही नहीं तैयार हो जाएं कि आज हो गए और कल से बंद। वो धीरे धीरे पहल करेंगे इसमें, और वो चाहेंगे कि ट्रम्प से जैसे इन्होंने बात किया, आपने देखा कि उसका न्यूज़ में भी आया कि वो बाकी सारी बातें हुई, स्पोर्ट्स की, आइस से, वो स्केटिंग, हॉकी सब हुआ, तो वो पुतिन को, वो चाहेंगे ट्रम्प को इंटरेस्टेड रखें जी। कि ट्रम्प हमेशा चाहें कि हाँ, पुतिन तो लग रहा है कि इंटरेस्टेड हैं, ये इनको लेके चलेंगे हम, तो ये वो चाहेंगे। और सीज फायर की बात वो करते ही रहेंगे, लेकिन हर एक के साथ वो चाहेंगे कि एक ही साथ सीज फायर की बात नहीं हो, पार्ट्स में हो, और हर पार्ट में कुछ न कुछ सैंक्शंस जो इनके लगे हैं वो हटते रहें। जी। तो ये एक चीज़ लेके चलेंगे। वो चाहेंगे कि पीस के लिए इंटरेस्टेड हैं, हमेशा बोलेंगे कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन वो अपने टर्म्स पर चाहेंगे शांति। जी। वैसे भी डायरेक्ट बातचीत तो हो ही नहीं रही है। जी। बातचीत अमेरिका इनकी और अमेरिका और यूक्रेन की हो रही है। जी। अब तो यूरोप भी नहीं है बीच में कहीं, तो ये अपने टर्म्स पर ही चाहेंगे। और वो ज़रूर चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि अमेरिका से जो आर्म सप्लाई आ रही है यूक्रेन में वो नहीं आए। जी। वो इनका एक मेन एम होगा, जिससे कि इनको और मौका मिले धीरे धीरे ही आगे बढ़ने का। और हालांकि ये कहा नहीं जा सकता, देखिए ट्रम्प ने तो पहले बीच में रोक दिया था आर्म सप्लाईज, उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग भी रोक दिया था, फिर उन्होंने 15 दिन के बाद वो चालू कर दिया था। जी। तो दूसरा, पुतिन जानते हैं, अमेरिका जानता है, यूरोप जानता है कि जो अभी तक साजो सामान हथियार इनके पास हैं, पुतिन के पास, वो लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, कम से कम 1 साल बिना किसी मुश्किल के लड़ सकते हैं, लेकिन वो हालात यूक्रेन और यूरोप का नहीं है। जी। तो पुतिन को भी पता है, बाकियों को भी पता है, तो पुतिन इसको भी लेके चलेंगे कि हम तो आगे बढ़ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है जो मेन इनका इंटरेस्ट रहेगा, जिस पर फोकस करेंगे, कि एक ट्रम्प के साथ गुडविल बनाए रखें जी। अपने रिलेशंस इंप्रूव करें अमेरिका के साथ, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये खुद ही कहते हैं कि जेलेंस्की को तो रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है जी। उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, इलेक्शन भी उनका गलत हुआ था, तो इस चीज़ को लेकर चलेंगे और चाहेंगे कि इसी बीच में इलेक्शंस दोबारा हो यूक्रेन में, और वहाँ पर कोई प्रो रशियन जो गवर्नमेंट है, लीडर है, वो आए तो वो इनके फ़ायदे के लिए रहेगा। देन जेलेंस्की को कभी नहीं चाहेंगे कि नेगोशिएशंस में आए, ये डायरेक्टली करते रहें उनके साथ, अमेरिका के साथ। और एक और चीज़ पर ये फोकस करेंगे, वो ये करेंगे कि यूरोप को डिवाइड करें जी। इस इशू पर। अभी ऑलरेडी देखिए डिवीज़न है, फ्रांस और यूके एक साथ हैं, थोड़ा बहुत जर्मनी, बाकी देश अलग पर चल रहे हैं। फ्रांस जर्मनी कह रहे हैं, फ्रांस और यूके कह रहे हैं कि हम ट्रुप्स भेजेंगे वहाँ पर, शांति ट्रुप्स जो हैं वहाँ यूक्रेन में, लेकिन बाकी थोड़े अलग हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ये वो दिखाएंगे,
छोटे कंट्रीज को थोड़ा थ्रेट भी दिखाएंगे कि अब तो हमारी चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें लेकर के पुतिन चलेंगे, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुरंत ही ये सीज फायर हो पाएगा। जी। ये लंबा चलेगा। और जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, देखिए ट्रंप न यूक्रेन की सोच रहे हैं, ना नाटो की सोच रहे हैं। जी। वो ज़रूर चाहते हैं कि रूस से संबंध ठीक हों। यूक्रेन से जो इकोनॉमिक वाली जो इनकी वो जो वार्ता चल रही है, जो मिनरल्स की और रेयर अर्थ्स की, उसकी बात करेंगे। और ट्रेड और इकॉनमी इनके फोरफ्रंट पर रहेगा ट्रंप के, क्योंकि वो उनको पता है कि कहाँ से उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो ज़मीनी हालात के बारे में कोई ख़ास चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए वो तो खुद ही अभी कनाडा को कहते हैं कि यूक्रेन का अमेरिका का 51st स्टेट। जी। जी। तो अगर ये सोच उनकी है तो नेचुरली वो चिंता नहीं है कि कितना यूक्रेन रूस के पास चला गया। जी। वो इसके बारे में नहीं देखेंगे। और जहाँ तक वो चाहेंगे, या देख ही रहे हैं आपने वो कुछ सीक्रेट जो टॉक्स की बात हुई थी अमेरिका में, इनके जो सीनियर लेवल के सेक्रेटरीज थे, उसमें भी यही था कि यूरोप जो है डिसफंक्शनल हो गया है। जी। इनफैक्ट जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो कि इंटरलॉक्यूटर हैं जी। यहाँ से अमेरिका से, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रखा है रूस से बातचीत के लिए, रूस यूक्रेन के ऊपर, उन्होंने खुद बोला है कि यूरोप तो डिसफंक्शनल हो गया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो यूरोप कह रहा है कि उसको डर है, थ्रेट है रूस से, वो उतना नहीं है। जी। तो ये चीज़ें वहाँ पर हैं। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे या इनकी बातों को सुनेंगे वो यूरोप की, जो ऑलरेडी हो रही है। और हो सकता है कि ट्रंप अपने आप को एक सबसे बड़े कंटेंडर ले जा रहे हो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ये करके। दूसरा देखिए, इन दोनों की तो बात है, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं इसमें। इतना आसान नहीं है कि ये चीज़ें ऐसी आ जाएंगी। जी। जेलेंस्की को भी पता है कि अगर बहुत दबाव में आएंगे फिर उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, अपने देश में और बाहर भी कोई नहीं पूछेगा। दूसरा, अगर ये जो कोएलिशन ऑफ विलिंग है यूरोप में, जिसमें यूके और फ्रांस हैं, और जो कह रहे हैं कि बाकी भी देश आएँ जो चाहते हैं यूक्रेन की मदद करना और इन टर्न कि यूरोप सेफ रहे, अगर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर अमेरिका नहीं सपोर्ट करता मिलिटरली, हम करेंगे यूक्रेन को, फिर भी लड़ाई जारी रहेगी, फिर भी बंद नहीं होनी है। फिर ये अगर यूक्रेन कहता है कि नाटो का पार्ट रहेगा या यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहेगा, फिर नेगोशिएशंस कैसे होंगे? जी। वो भी एक क्वेश्चन मार्क ही है। यूक्रेन रूस को ट्रस्ट नहीं करता, उसका विश्वास नहीं है रूस पर। अभी भी है उनका कि कुछ पता नहीं आगे क्या करेगा। 1993 के बाद तक उन्होंने देख लिया, क्रीमिया 2014 से लेके अभी तक का, तो उनको रूस पर विश्वास नहीं है। और उसी तरह पुतिन को यूरोप पर विश्वास नहीं है कि ये तो हमारे सारे कंट्री जो बोला था कि नहीं होंगे, नाटो में डाल दिया, यूरोपियन यूनियन में डाल दिया, जितने थे वार्सा पैक्ट वाले जो बाहर हुए थे, जो टूट के गए थे यहाँ से। जेलेंस्की अभी कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाने के लिए रूस पर और सैंक्शंस लगाने के लिए, अमेरिका अभी सैंक्शंस कम करने के लिए कह रहा है। जी। तो इसमें भी मतभेद हैं। और जिस तरह का ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन और या यूक्रेन और रूस में, उसी तरह ट्रस्ट की कमी अब अमेरिका और यूरोप में हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या पॉसिबल है कि इतनी जल्दी कुछ यहाँ हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वहाँ पर ये लड़ाई रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। और एज इट इज पार्ट्स में था, एनर्जी सेक्टर पर नहीं करेंगे, ग्राउंड पर चलते रहेंगे, जो शिपिंग है वो चलेगी। तो लेकिन अमेरिका अभी भी कह रहा है कि बात करने के लिए तैयार हैं, बातचीत चल रही है। अभी तो किसी ने ये भी नहीं देखा कि एक्चुअल पॉइंट्स क्या हैं। जी। डिस्कस करेंगे तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि मुझे लग रहा है कि पुतिन ऐसी हालत में नहीं आ जाते और कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी इतने से सेटिस्फाइड हूँ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे के क्या मायने हैं? देखिए, श्रीलंका का, ये तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ही अनाउंस किया कि जी। मोदी जी 5 अप्रैल को वहाँ पर, पहले तो उन्होंने कहा अप्रैल फर्स्ट वीक में, फिर डेट फाइनलाइज होगी कि 5 अप्रैल को आएंगे। जो
यहाँ पर दिसंबर में आए थे श्रीलंका के राष्ट्रपति, और उनके साथ जो पॉइंट्स एग्रीमेंट्स हुए थे उनको आगे बढ़ाने के लिए। और देखिए, एक्चुअल तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं बिम्स्टेक जो थाईलैंड में हो रहा है 2 से 4 अप्रैल में, उसमें काफ़ी पहले से प्लान था। और ये बिम्स्टेक भी आई थिंक 2023 के बाद हो रहा है, बीच में हुआ नहीं था थाईलैंड के हालात की वजह से। तो वहाँ जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ जाएंगे। बिम्स्टेक में भी देखिए सभी जा रहे हैं, आई थिंक मोहम्मद यूनुस भी जाएंगे। नेपाल ने तो ऑलरेडी बोला है कि नेपाल के प्रधानमंत्री मीटिंग चाहते हैं जी, प्रधानमंत्री मोदी से वहाँ, तो उसके बाद वहाँ पर वो जाएंगे इसके लिए। और कहा यह जा रहा है कि मेन जो है एनर्जी सेक्टर में श्रीलंका में जो इतना ज़्यादा काम इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है, मदद की है, एनटीपीसी ने वहाँ पर 135 मेगावाट का शामपुर में बनाया है, उसको जो है समर्पित करेंगे। उसके अलावा सोलर पावर के लिए पहले कोल बेस्ड था, फिर सोलर पावर है 2 और 50 और 70 मेगावाट के, जो कि श्रीलंका के लिए बनाएंगे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है वहाँ पर। और ये देखिए 2015 के बाद ये चौथी विजिट होगी श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी की। और ख़ास करके इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है कि जो नए राष्ट्रपति पिछले साल बने थे जी, कहा जा रहा था कि ये चीन की तरफ झुकाव ज़्यादा है इनका। जी, कम्युनिस्ट उससे माइंडसेट से हैं, पार्टी भी वही है, और उधर झुकाव ज़्यादा है। तो ये देख करके लग रहा था कि शायद संबंधों में थोड़ी मुश्किल आए, लेकिन वो आए, विजिट किए। इसके बीच में कई चीज़ें हुई, वही नहीं, हम उनके लगभग हर साल उनके फॉरेन मिनिस्टर इधर हमारे पास आए हैं विजिट करने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए थे। तो कई चीज़ों में वहाँ पर बात हुई थी। और ज़रूर इनकी पार्टी लेफ़्ट की बैकिंग के साथ आई है, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम कोई भारत विरोधी गतिविधि अपने यहाँ से नहीं होने देंगे, श्रीलंका से नहीं होगी, ये बता के गए हैं। लेकिन फिर भी देखिए जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें तमिल और सिनालीज की आपस में मतभेद तो हैं ही, उसमें ऑलरेडी चलता ही है। और देखिए सिनालीज कुछ पार्टियों ने पहले यहाँ तक बोल रखा था, 2019 20 21 में उन्होंने बोल रखा था, 19-20 में, कि भाई भारत जो है श्रीलंका को अपनी एक सेमी कॉलोनी बनाना चाहता है जी, तो ये भी वहाँ पर माइंडसेट चल रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि और इस वजह से देखिए क्योंकि चीन का प्रेजेंस अब काफ़ी हो गया वहाँ, जी, BRI का पार्ट है, पोर्ट्स ले लिया उसने वहाँ पर, अबंतोता और बाकी चीज़ें हमें पता है कि कौन सी उसकी शिप्स और स्पाई शिप्स और हर चीज़ आती है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ एक भारत के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है सुरक्षा के हिसाब से। और ये ज़रूर है कि देखिए जो कल्चरल टाइज हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, चाहे इकोनॉमिक कहिए, चाहे कल्चरल कहिए, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में कहिए, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। चीन उसको नहीं भरपाई कर सकता, ये आपस से ही हो सकता है। हाँ, तमिल माइनॉरिटी है, उनकी भी प्रॉब्लम्स भारत हमेशा उजागर करता रहा है, बातचीत इस पर होती रही है। तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो दोनों के बीच में है। तो इन चीज़ों को जो है ले करके डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन उनको बातचीत से ही आगे जा सकते हैं। और कहा जा रहा है कि भाई नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी ली थी प्रधानमंत्री ने, उसको लेकर के वो जा रहे हैं नेबरहुड में लोगों से मिलने। और एक महासागर जो विज़न है, जो महासागर विज़न है कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सोशल ग्रोथ, जी, तो उसको लेके चल रहे हैं, सोशल ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स, पूरे इंडियन ओशन रीजन में। तो इस हिमसागर को भी लेके चल रहे हैं। और इससे पहले अपने जो फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर गए थे अक्टूबर में वहाँ पर, और वहाँ उन्होंने कई चीज़ें की थी। उन्होंने यहाँ तक किया था कि 7 प्रोजेक्ट भारत ने जो वहाँ कंप्लीट कर लिया है, उसका जो तकरीबन $20 मिलियन का था, उसको पेमेंट की जगह ग्रांट में कर देंगे जी। और इससे पहले देखिए 2022 में जब इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी, इतनी बुरा हाल था श्रीलंका का, चीन से पैसे नहीं मिल रहे थे, IMF आकर के आया था, बहुत कंडीशंस लगी थी, उस समय भारत ने मदद की थी जी, हर एक तरह से उनको। ट्रेड जो है अभी श्रीलंका से भारत का तकरीबन $5.5 बिलियन का है, हालांकि फेवर में भारत के
बिलियन के 4.1 अब 2 बिलियन के साथ उसमें श्रीलंका 1.4 बिलियन के साथ है उनका मतलब इंपोर्ट जो है, लेकिन फिर भी जो लार्जेस्ट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है श्रीलंका में अभी के जो पिछले कुछ सालों में, तो इसको लेकर के भारत काफ़ी नज़दीक है और उनको शायद लगा भी है कि बिना भारत के आगे चल नहीं सकते वहाँ पर। और अभी कई चीज़ों प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, आपस में कनेक्टिविटी एक मुख्य मुद्दा है उसमें। दूसरा जो स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं, अभी इस बार ये भी है कि आपस में स्ट्रेटजिक इश्यूज़ पर भी बातचीत होगी, जहाँ हर एक देश में बात होती रहती है। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले से नहीं, अभी भी डिफेंस सेक्रेटरी लेवल टॉक्स इनकी हर साल होती हैं। श्रीलंका में एक्साइजेज, आर्मी नेवी एयरफोर्स एक्साइजेज भी भारत के साथ करते हैं, उनके कैडेट्स भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं भारत में। तो जो ये चीज़ें हैं ये तो साथ साथ चली रही हैं। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो भारत ने दिया हुआ है वो भी वहाँ ऑपरेशनल है। तो इसके अलावा उनको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ऑलरेडी कर चुके हैं दोनों मिल कर के। कुछ भारत ने उनको रेलवेज के लिए 22 तकरीबन डीजल लोकोमोटिव्स दी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो भारत आसानी से कर सकता है, जो दूसरे देश वहाँ से इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो महत्व है, और भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो कल्चरल रिलेशंस हैं, जो हमारी माइनॉरिटी तमिल माइनॉरिटी है उसका इंटरेस्ट देखना, और अपना सुरक्षा इंटरेस्ट जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है वो भी एक बहुत ज़रूरी है। सर, चीनी सेना ने नॉन कॉम्बैट मामलों में डीप सीक एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना एआई या आधुनिक तकनीक का कैसे और कितना उपयोग कर रही है? देखिए, डीप सीक हम सभी जानते हैं कि अभी एक चाइनीज़ कंपनी का ही है जी, जो ये 2019 या 2023 में ही मार्केट में आया, इन्होंने डेवलप किया। इससे पहले चैट जीपीटी था जी, जी, जो कि वेस्टर्न मतलब अमेरिका और बाकी देशों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन अब जो है इसने डीप सीक ने उसको ओवरटेक कर लिया है जी, उसमें, और बहुत मतलब एक राइवल बन गया है जी, चैट जीपीटी का। और इसलिए बना है कि ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ये जो है परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है ओपन सोर्स है। जी। ओपन सोर्स मतलब कोई इसको ले सकता है, चाहे बिजनेस है, इंडिविजुअल है, कोई ले करके उसके एडवांसमेंट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चैट जीपीटी में नहीं था। जी, इसके भी कई मॉडल्स आ चुके हैं जो कि V3 और R1 मॉडल, और जो आप कह रहे हैं R1 मॉडल है जिसको कि चीन इस्तेमाल कर रहा है अपने यहाँ जी, सेना में, जिसमें रीजनिंग और डीप थिंकिंग उसमें ज़्यादा है इस जी, मॉडल में। जी, तो ये इस्तेमाल हो रहा है, और इसको वेब में इंटरफेस कर सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशंस में कर सकते हैं। अब जो चीन की बात है, चीन ने देखिए इसको नॉन कॉम्बैट में इस्तेमाल कर रहा है। नॉन कॉम्बैट बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया हेल्थ केयर से लेकर के अपने सोल्जर्स के हॉस्पिटल्स को। इनफैक्ट जो वेस्टर्न थिएटर कमांड हॉस्पिटल है जी, उसको सबसे पहले उन्होंने फुल्ली इंटीग्रेट किया इसके साथ। जी, और इनका एक और मेजर आर्मी हॉस्पिटल है उसको भी इन्होंने इसके साथ इंटीग्रेट किया है। और बेसिकली डॉक्टर्स हैं, बाकी स्टाफ है, लॉजिस्टिक्स है, मेडिकल स्टाफ है, पेशेंट्स हैं, सबका एक साथ इंटीग्रेशन हो गया है। डेटा इसका ये अपने ही सर्वर पर वहीं रखते हैं, तो डेटा सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, इनका दूसरा हॉस्पिटल जो बीजिंग में है PLA हॉस्पिटल, उसको भी इंटीग्रेट कर लिया इन्होंने उसमें। और इसमें बेसिक एम है कि निजल की जो भी डेटा है, जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें फीड करने पर पूरी चीज़ें सारी हर एक चीज़ आ जाती है, और डॉक्टर से लेके पेशेंट्स और बाकी स्टाफ भी समझ जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो है काफ़ी अच्छी पहल है एक, कि जो ये कर रहे हैं। और इन्होंने तो उसके अलावा लॉजिस्टिक्स में और बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल किया है। हालांकि उनका एक PLA डेली जो इनकी PLA जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, उनका न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, PLA डेली जो बोलते हैं, न्यूज़ देते हैं वो, उन्होंने भी इसके ऊपर रिमार्क डाला था कि AI को इस्तेमाल करना चाहिए ज़रूर, और लेकिन एक ऐसा टूल होना चाहिए जो कि ह्यूमन गाइडेड हो। जी, ये नहीं कि अपने गाइडेड हो जाए जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और फिर प्रॉब्लम आ जाए।
तो ये जो उन्होंने बोला कि इसका अकाउंटेबिलिटी, इसकी जो कल्टीवेशन है उसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं, कैसे बनाई, ये सारी चीज़ मतलब ओपन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ये ह्यूमन इंटरफेस होना चाहिए, रिप्लेस नहीं होना चाहिए ह्यूमन एजेंसी को, एक इंटरफेस होना चाहिए बीच में। और ये ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो या फिजिकल ट्रेनिंग, फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट्स देखने के लिए, उसकी कैसे और इम्प्रूव करना है, बनाना है आगे। इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट, एंटी करप्शन मेजर्स में। और देखिए इन्होंने बोला तो ज़रूर है कि नॉन कॉम्बैट में यूज़ कर रहे हैं जी, लेकिन अगर इतने फीचर्स हैं तो एक कॉम्बैट में तो होगा ही इस्तेमाल, इसमें कोई मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सोचने की बात है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम आगे देखेंगे, लेकिन चाइनीज आर्मी को, पीएलए को देखते हुए वो ज़रूर इसको यूज़ कर रहे होंगे, और ड्रोन में देखिए तो यूज़ कर ही रहे हैं जी, ड्रोन्स में तो पूरा इस्तेमाल हो रहा है। जी, साइबर और स्पेस वॉरफेयर में भी इस्तेमाल हो सकता है। जी, लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ है कि डेटा लेकर के इसको मिलिट्री और कॉम्बैट डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करना। अब उसमें ऑपरेशनल जो है सेंसिटिविटीज़ हैं, कैसी चीज़ें कैसे बदल रही हैं, क्योंकि ये तो डेटा जो जाएगा उसके ऊपर काम करेगा, एक्चुअल सिचुएशन क्या मिल रही है, अगर वो मैच नहीं हुई तो इसका असर दूसरा भी हो सकता है। जी, अगर वो डिसीजन लेगा, थिंकिंग अगर चेंज करेगा, सिचुएशन चेंज हो गई तो फिर वो मुश्किल पड़ सकती है। जी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं इसमें, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और जो टैक्टिकल स्ट्रेटजिक जो डिस्कशंस हैं उसमें तो इस्तेमाल हो ही सकता है। जो सिचुएशन अभी हैं पीस टाइम, उनको लेकर के डिस्कशंस हो सकते हैं, रियल टाइम हो सकते हैं उसमें, और काफ़ी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। बैटलफील्ड सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, जी। ऑप्शंस बहुत क्रिएट हो सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकता है। तो ये चीज़ें लेकर के मुझे लग रहा है कि ज़रूर इस्तेमाल कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे इसमें। और देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका ने किया है, तकरीबन $248 बिलियन एआई में जी। इन्वेस्टमेंट है। चीन ने $95 बिलियन किया है इन्वेस्ट एआई के लिए। भारत भी कर रहा है, तकरीबन $7.7 बिलियन का जो है अभी तक का है। लेकिन भारत भी देखिए अभी इस्तेमाल ज़रूर कर रहा है, सर्वेलेंस में, रेकनोसा में, रेकी में, लॉजिस्टिक्स में, साइबर वॉरफेयर में, और सिक्योरिटी और डिसीजन जो मेकिंग है इसके लिए, खास करके बॉर्डर्स पर, बाकी जगहों में इसका इस्तेमाल ज़रूर हो रहा है उसमें। हमारे यहाँ भी ड्रोन्स हैं, एआई पावर ड्रोन्स हैं, जो सेटेलाइट सिस्टम्स हैं, और हमने ऑलरेडी देखिए एक इंद्रजाल जो ड्रोन है, जो इंडिजिनस ड्रोन है, इसी पर बेस्ड है। हमने मल्टी यूटिलिटी जो है एक वो बना रखा है, रोबो इक्विपमेंट है, लेग्ड इक्विपमेंट बोलते हैं, मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, जो कि हाई एल्टीट्यूड और बाकी इलाकों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में। ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और देखिए 2022 में डिफेंस सिम्पोजियम हुआ था, उसमें तकरीबन 300 ऐसी चीज़ें का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। तो ऐसा नहीं कि भारत पीछे है। बैटलफील्ड जो सर्वेलेंस है उसमें काफ़ी एड मिल सकता है, डिसीजन मेकिंग में तो इस्तेमाल तो इसका हो सकता है, प्रिसीजन इंगेजमेंट में, टारगेट आइडेंटिफिकेशन में, टारगेट आगे क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इससे मिल सकता है। और देखिए इंडियन एयरफोर्स ने तो ऑलरेडी एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन एआई बना रखा है यहीं रजौकरी में। जी, तो एयरफोर्स स्टेशन रजौकरी में है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर एमसीटी, मिलिट्री कॉलेज ऑफ जो अपना एमसीटी मऊ में, जी, वहाँ पर मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वहाँ पर बना रखा है। जी, तो भारत ने किया है, लेकिन हाँ इतना नहीं है कि इतना आगे बढ़ गया है। जी, लेकिन जिस तरह हमारे पास इसमें साइंटिस्ट हैं, लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, अगर उनको सुविधा मिलेगी और इस तरह के सेंटर्स जो बन रहे हैं तो ज़रूर हम काफ़ी आगे जा सकते हैं इसमें। लेकिन देखिए एआई टूल्स में प्रॉब्लम्स हैं कुछ। एआई टूल्स भी तो
किसी डेटा पर इंडिविजुअली क्रिएट कर रहे हैं, जी ये नहीं कि अपने आप वो आ रहे हैं। अब वो डेटा किस तरह का है उसके ऊपर सारा उसका काम होगा। जी तो उसमें जो है कुछ पैरामीटर सेट हैं, अगर वो पैरामीटर बदल जाते हैं जी एक्चुअल सिनेरियो में जी तो मुश्किल आ सकती है जी वहाँ पर। देन अगर जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, मिलिट्री सिचुएशंस हैं, डिस्कशंस हैं, कितना फीड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ कमांडर आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ रिटन हैं, कुछ अनरिटन चीज़ें होती हैं, कुछ जो है कुछ इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको भी फॉलो करना पड़ता है। जी तो वो कितना ये पैरामीटर्स उसमें आ सकते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और अगर ये जो टूल सिस्टम आप बना रहे हैं अगर कहीं एग्रेसिव हो जाए, इरेशनल हो जाए, जी आदमी भी होता है, जी तो अगर आप उस बेसिस पे बना रहे हैं, जी। उस थिंकिंग पर, तो अगर वो हो गया तो फिर कैसे होगा, जी प्रॉब्लम आ सकती हैं उसमें। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन एंड सपोर्ट सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, जो ये चाहते हैं, ये आप बाकी तो डाल सकते हैं, थ्रेट परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन, उसमें वेपन सबमिशन, एंगेजमेंट, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन अगर अगेन वही बात है कि पैरामीटर्स अगर बदल गए तो फिर क्या होगा, जी फिर वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। अब एक हम कहते हैं वर्ड होता है फॉग ऑफ वॉर, कि लड़ाई की जो धुंध है उसमें हर एक चीज़ नहीं पता लगती कि कहीं कुछ हो रहा है, कुछ और हो जाए। कई बार कहा जाता है कि आप सोचते हैं कि दुश्मन ये करेगा, 3 चीज़ सोचते हैं, वो चौथा कर लेता है, जी फिर उसको कैसे आ पाएगा। देन जो डेटा ट्रांसफ़र मैकेनिक है, अगर कहीं इंटरसेप्ट हो गया जी वो भी तो है, तो फिर कैसे आप करेंगे अगर सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हुई तो। जी तो कई चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि एक्चुअल कॉम्बैट के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पूरी अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह से एआई कॉम्बैट सिचुएशन में ह्यूमन इंटरफेस हटा नहीं सकता। जी तो इस चीज़ को थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। लेकिन देखिए संभावनाएं अपार हैं, जी काफ़ी कुछ नहीं तो कम से कम मैं ये भी कह सकता हूँ कि 60% तक तो ह्यूमन इंटरफेस कई चीज़ों में कम हो सकता है, बदल सकता है, जी। जो कि इसमें है। लेकिन हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं, सिर्फ कॉम्बैट सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेनिंग और बाकी चीज़ों में तो अपार संभावनाएं हैं। जो आप ट्रेन करना चाहते हैं, नॉर्मल ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, डेजर्ट ट्रेनिंग, वाटर ट्रेनिंग, अंडर वाटर ट्रेनिंग, कमांडोज एंड बाकी चीज़ें, ये ट्रेनिंग आप जो है ज़रूर इसके साथ काफ़ी कुछ इसमें मदद मिलती है। जी वेपन्स बनाने में, उनकी इफेक्टिवनेस देखने में, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसके हिसाब से चीज़ें तेज़ होंगी, एक्शंस आप आगे ले सकते हैं। और वही है थिंकिंग की बात कि अगर एआई आदमी से ज़्यादा सोचना शुरू कर देगा फिर थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। जी बट ओवरऑल देखा जाए एक अच्छी पहल है, लेकिन ह्यूमन माइंड को भी इससे कम्पीट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने भारत की जो रक्षा खरीद है उसको लेकर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से जो खरीद प्रक्रिया है इसको पूरा होने में जो लगने वाला समय है उसमें उसको भी कम किए जाने की ज़रूरत है। और हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जो उत्पाद बना रहे हैं उसमें हमने जो विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसा आपने उदाहरण देकर बताया तेजस का कि उनके इंजन नहीं आए हैं तो हमारा वो काम अभी भी रुका हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा की तरह विस्तार से युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी जानकारी दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे के मायने समझाए हैं। और ख़ास तौर पर चीनी सेना जो एआई का इस्तेमाल कर रही है नॉन कॉम्बैट केसेस में, भारतीय सेना क्या कर रही है। और मुझे लगता है सर कि ये जो सेना में एआई के उपयोग पे शायद किसी और रक्षा संबंधी कार्यक्रम में शायद इतनी विस्तार से चर्चा नहीं हुई होगी। तो आपने बड़ी विस्तार से बताया है कि एआई का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है सेना में, कहाँ नहीं, और भारत क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, इसके बारे में अपने पूरी संपूर्ण जानकारी दी। आज के कार्यक्रम को सर आपने ज्ञानवर्धक बनाया है और पाठकों दर्शकों के बहुत सारे सवालों के जवाब जरूर इस कार्यक्रम से मिलेंगे। सर आप इस चर्चा से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।